डियर लर्नर, लर्नोलॉजी में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था बायोलॉजी में। वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस किए थे आपको न्यूट्रिशन के बारे में, हमने बताया आपको। और इस पार्ट में हम रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। न्यूट्रिशन से हमने ये सीखा कि एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस टू लिव। बहुत ही ज़रूरी है एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी फूड से तो आया, लेकिन इसे यूज़ कैसे करेंगे? उसको एक्सट्रैक्ट करने से ही यूज़ कर पाएंगे। तो रेस्पिरेशन में हम इसी को ही पढ़ेंगे कि हाउ टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो देख लेते हैं। उससे पहले एक नोट है जो आपको याद रखेंगे, क्योंकि ये हर तरह के रेस्पिरेशन में कॉमन है। देखिए, फूड में सब ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज इज द फूड। इसको हम पाइरूवेट में कन्वर्ट करते हैं। हर तरह के रेस्पिरेशन में ये कॉमन पाया जाता है। देख सकते हैं आप, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। वो साइटोप्लाज्म में हर सेल जो होता है, हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, उसके साइटोप्लाज्म में वो पाइरूवेट को कन्वर्ट किया जाता है। याद रखिए, ये ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। उनमें से एक है ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना। इलेक्ट्रॉन के साथ भी आपने पढ़ा होगा। तो वैसा होता है, लेकिन ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। तब क्या होता है, जो ये जो चीज़ है कॉमन है, ग्लूकोज पाइरूवेट को कन्वर्ट होना ये कॉमन है। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं 3 एरोज हैं, मतलब 3 प्रकार के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं रेस्पिरेशन में। ये क्यों होता है हम पढ़ेंगे, और शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन से। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में 2 आते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन पहले डिस्कस करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूज़ करता है। इसमें क्या होता है ना, जो पाइरूवेट है, हमने जो पाइरूवेट यहाँ पे देखा है, ये जो पाइरूवेट है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी याद रखिए, इन तीनों प्रकार के रेस्पिरेशन में एटीपी के फॉर्म में मिलती है। और ये जो रिएक्शन होता है, ये कहाँ पे होता है ना, दिस ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद होगा, उसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकलती है, एंड दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी है, इसको बनाने में 2 चीज़ें चाहिए, एक है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक है फॉस्फेट। इन दोनों चीज़ों को मिलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इनको तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एब्जॉर्ब करके अगर एटीपी बन रहा है, अगर एटीपी को तोड़ना हम चाहेंगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो एनर्जी आती है वो एडीपी और फॉस्फेट को मिला के एटीपी बनाते हैं, और वो एटीपी स्टोर होके रहता है फॉर फर्दर यूज़। आगे जो यूज़ होगा उसके लिए स्टोर होके एटीपी को रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है। आपके जो आप ब्रीदिंग करते हैं, अंदर लेते हैं सांस में ऑक्सीजन, बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें वाटर वेपर भी होता है। अब एक बार नोटिस करिएगा, आपके हाथ में थोड़ा सा मॉइस्ट लगेगा जब आप अपना एक्सेल्ड एयर को अपने हाथ के ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा मॉइस्ट लगेगा आपको। तो ये भी आपको बताता है यहाँ पे वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दीज आर दी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं, इसमें क्या है ना, जो चीज़
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, जो रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं ना। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जितना एटीपी प्रोडक्शन होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इट इज़ वाइजर, मतलब अगर हम हाई लेवल के ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, यहाँ पे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं क्योंकि हमें तो ज़िंदा रहने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बट दैट मच एनर्जी इज़ नॉट नीडेड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उनको कम एनर्जी से हो जाता है, तो वो क्या करेंगे ना, जो कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है विदाउट ऑक्सीजन उसको यूज़ करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, जो ग्लूकोज होता है वो पायरूवेट में तो कन्वर्ट होगा ही, उस पायरूवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस करते हैं। ओनली 2 ATPs आर प्रोड्यूस्ड हियर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देख सकते हैं ये सब यीस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए, ये सब एनारोबिक रेस्पिरेशन को प्रैक्टिस करते हैं। और एक प्रकार का रेस्पिरेशन है जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये जो रेस्पिरेशन है दिस इज डन बाय मैमल्स, हम ह्यूमंस कर सकते हैं ये वाला रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या होता है ना, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में है आपके मसल्स में पायरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरूवेट लैक्टिक एसिड हो गया और आपको एनर्जी आपका मिल जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे भी ओनली 2 ATPs आर फॉर्म्ड, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रही, लेकिन काम चलाने के लिए एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि आपका ब्लड इतना जल्दी आपको पहुँच नहीं सकता, ऑक्सीजन नहीं दे सकता, तो ये आपका काम चला लेगी। लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड है वो मसल क्रैम्प करेगा, इसीलिए आप ज़्यादा दौड़ लेंगे तो आपके पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं। एक रेमेडी है, आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा हॉट टॉवल से आपके पैरों को या फिर हाथों को जहाँ पे भी क्रैम्प हुए हैं उसको थोड़ा सा मसाज कर देंगे तो आपको आराम मिलेगा। ये तो था कैसे रेस्पिरेशन है। अब हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे, कौन किस तरह से रेस्पिरेशन करता है वो जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे प्यारे दुलारे प्लांट्स के साथ। देखिए प्लांट्स के 3 पार्ट से वो रेस्पिरेशन करते हैं, एक है रूट्स, दूसरा स्टेम और लीव्स। रूट्स से कैसे करते हैं ना, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो रूट में रूट हेयर होता है, रूट हेयर में वो लोग डिफ्यूजन करते हैं। मतलब ये तो मिट्टी में होता है, सॉइल में, सॉइल में जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, अंदर जाता है ऑक्सीजन और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लोग बाहर छोड़ देते हैं। तो ये जो रूट से बाहर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर लेते हैं ये लोग ऑक्सीजन। वैसे तो रूट्स मिनरल्स लेने के लिए है और उनको बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके द्वारा वो लोग रेस्पिरेशन भी करते हैं। अब स्टेम्स में हम 2 प्रकार के देखेंगे, ये तो एक राइट साइड में हर्ब हो गया और नेक्स्ट जो है ये सब ट्रीज में, बड़े बड़े ट्रीज में हमने देखा होगा जिनका वुडन स्टेम होता है, उनमें क्या होता है। देखिए स्टेम्स में जो ग्रीन कलर के स्टेम्स होते हैं वहाँ पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, तो वो लीव्स के जैसा ही होता है, सिमिलर होता है। लेकिन ये जो वुडी स्टेम्स होते हैं यहाँ पे क्या है ना, बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, लेंटिसेल्स बोलकर। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे डिफ्यूजन होके बाहर आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है लेंटिसेल्स होता है और राइट साइड में तो हर्ब में नॉर्मल स्टोमाटा ही है। अब देखते हैं कि लीव्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। देखिए स्टोमाटा जो है, हमने लास्ट क्लास डिस्कशन किया था इसके बारे में। स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है और ऑक्सीजन भी लेता है। तो लीव्स बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है और अंदर जाता है हमारा ऑक्सीजन। बहुत ही इजी प्रोसेस है। डिफ्यूजन मतलब बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन है और लीव्स के अंदर कम ऑक्सीजन है, तो हमने क्या जाना है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। इसीलिए ज़्यादा ऑक्सीजन जब बाहर होता है वो अंदर चला जाता है और यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अंदर हो बाहर निकल जाता है। तो हमने
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस किया। यहाँ पे हम कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमंस, अर्थवर्म, फिश, प्रॉन, ग्रास हॉपर, ये जो सब एनिमल्स हैं ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं यहाँ पे देख लेंगे। तो डिफ्यूजन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमोइबा है। यहाँ पे क्या होता है ना, जो बाहर ऑक्सीजन होता है ये हायर अमाउंट में होता है और अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो लोअर अमाउंट में होता है। तो हमने डिफ्यूजन में पढ़ा है द मूवमेंट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो मेम्ब्रेन है उसको उसके अंदर जाके ऑक्सीजन क्या होता है इसके बॉडी के अंदर जाता है और ये डायरेक्टली उसके बॉडी में जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होना है वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है जो ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है जो कि ऑक्सीजन को एक पार्ट में लाता है और दूसरे में ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं, यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम अर्थवर्म को। एक अर्थवर्म में क्या होता है ना, इसकी जो स्किन है वो बहुत लचीली होती है और मॉइस्ट होती है। ये जो मॉइस्ट स्किन होता है मतलब थोड़ा सा वेट होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, जो अंदर जाने के लिए ऑक्सीजन को गैप्स मिल जाते हैं, वहाँ से वो अंदर चली जाती है, ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है ऑक्सीजन, और जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होगा ब्लड वहाँ पे उसको ले जाएगा। ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स में मेनली क्या होता है ना, ये ट्रैकियल सिस्टम होता है। आपके जो स्पिरकल्स होते हैं वो स्मॉल होल्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। यहाँ पे एक टोटल सिस्टम है, यहाँ पे ट्रैकिया है जो कि यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, यहाँ पे ट्यूब्स लगे हो रहते हैं, यहाँ पे ट्यूब्स होते हैं। ये ट्यूब्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी पास कर देते हैं। वैसे ही फिश में क्या होता है, फिश में उनका गिल्स होता है। गिल्स क्या करते हैं ना, जो वाटर है वाटर को लेते हैं, लेके उस वाटर से ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेते हैं और उस ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम में मिलाते हैं जो कि थ्रू आउट द बॉडी ट्रैवल कर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी मुंह से अंदर जाता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है ऑक्सीजन का। अब हम जाते हैं मैमल्स के पास, जिनके पास लंग्स होता है। जो मैमल्स होते हैं लंग्स होता है, इन लंग्स के द्वारा वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स में जो ब्रीदिंग होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है और एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। तो जो ब्रीदिंग सिस्टम है, आप नाक से सांस अंदर लेते हैं, वो इन्हेलेशन होता है वहाँ पे ब्रीदिंग। आपके जो दो लंग्स है वो आउटवर्ड निकल जाते हैं, और जो आपके ये जो नीचे देख सकते हैं इसको कहते हैं डायाफ्रागम। डायाफ्रागम क्या होता है, वो एक्सपैंड होके नीचे चला जाता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं वो फिर से रिलैक्स होके ऊपर चला आता है। अब अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो वो शुरू होता है नोज से। एक नेजल कैविटी है, नोज, फिर नेजल कैविटी, फिर आएंगे हम फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। यहाँ पे कुछ रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस हैं, सी शेप्ड होते हैं ये लोग। यहाँ से क्या होगा, आपका जो एयर है दोनों लंग्स में जाएगा थ्रू ब्रोंकी। वहाँ पे ब्रोंकियोल्स होंगे, ये छोटे छोटे ब्रांच जैसे दिख रहे हैं, और ये जो फूल जैसे दिख रहे हैं ये है एल्वियोलर सैक। एल्वियोली प्लूरल है, एल्वियोलस इसका सिंगुलर है। एल्वियोली बहुत छोटे होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली एक ह्यूमन 48 करोड़ एल्वियोली रखता है। 48 करोड़ मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इन एल्वियोलीज में एक्चुअली सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। ये जो एल्वियोली होती हैं यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं, और ये जो ब्लड कैपिलरीज
में कम ऑक्सीजन होता है, आपने इनहेल किया है, आपने इनहेल ऑक्सीजन किया है, तो ये जो एल्वियोली में ऑक्सीजन होता है और ज़्यादा परिमाण में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन यहाँ से एल्वियोली से ब्लड कैपिलरी को डिफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे आपका डिफ्यूजन काम करता है। वैसे ही आपका जो ब्लड स्ट्रीम, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो क्या होता है ना, फिर से एल्वियोली में अंदर चला जाता है, और आपका जो लंग्स है दैट गेट्स फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड और आप एक्सहेल कर लेते हैं। तो इतना सारा चीज़ें होता है आपके लंग्स में इन वन ब्रेथ। अब आप पूछेंगे ये जो ब्लड स्ट्रीम्स कैसे काम करती है, ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ कहाँ जाती है, ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए रुक जाइए, पार्ट 3 आएगा, वहाँ पे हम ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे यूज़ होती है उसका हम देखेंगे। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे हर सेल तक, हर सेल, ये जो ह्यूमन बॉडी के हर सेल तक कैसे ब्लड स्ट्रीम पहुँच जाता है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में पार्ट 3 में ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और आप थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको किसके ऊपर वीडियो पसंद है। और इन कुछ ही दिनों में हमारा एक इंग्लिश का चैनल आ रहा है थिंकोलॉजी नाम का, वहाँ पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और ये पीपीटी प्रेजेंटेशंस वहाँ पे नहीं होंगे, बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप इंग्लिश व्यूअर हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं, ज़रूर जाइएगा। जब चैनल आएगा मैं आई बटन यहाँ पे ऊपर दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। आपने इतनी देर हमारे वीडियो को देखा, आपके पेशेंस को मैं प्रेज़ करता हूँ, आपने वीडियो को पूरा देखा है। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और नेक्स्ट क्या हम चैप्टर करें आप सजेशन देना चाहें तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।